कई हमारे टीवी चैनल्स ने और रिसर्च कंपनीज ने रिसर्च करी। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब सबसे ज़्यादा जोर दे रहे थे इस इलेक्शन में ऑन पेंसिल्वेनिया, जो कि मेरी एडजॉइनिंग स्टेट है। मुझे काफ़ी मौका मिला, बल्कि मैं आने से पहले भी उनके साथ उस स्टेट के अंदर ट्रैवल करता था। अब इससे अगला जो मैं जिन टॉपिक्स पे जाना चाहूँगा क्वेश्चन आंसर से पहले, वो सबसे पहले रीग्रुपिंग। आप जिस रीजन में बैठे हैं, this region is very important. This Pakistan, especially geographic location, is very important. अब अगर देखा जाए तो भारत के तनासब से या साउथ एशिया के तनासब से, अफगानिस्तान के हवाले से, आपके दो ईरान के साथ बॉर्डर, इंडिया के साथ बॉर्डर मेक्स यू वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इस रीजन के अंदर रीग्रुपिंग हो रही है वो इस तरीके से कि आफ्टर द फॉल ऑफ काबल एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है। जो एलाइज थे अमेरिकन अपने आप को सेफ नहीं समझते थे। जो फैसले कैंप डेविड में होते थे वो फैसले अब बीजिंग में होते रहे। उसकी एक मिसाल ये है कि सऊदी अरेबिया और ईरान ने जाके बीजिंग में सुलह की थी, क्योंकि पैनिक थे। उसके बाद साउथ कोरिया, जापान पैनिक है, नॉर्थ कोरिया से डर रहे हैं, चाइना से डर रहे हैं। नई ग्रुपिंग जो हो रही है, एससीओ को समझा जाता है। वेस्ट किस तरह देखता है एससीओ को? वेस्ट देखता है एससीओ के एंटी नेटो और एंटी वेस्ट एक प्रोपेगेंडा कैंपेन चाइना यूज करता है, और ब्रिक्स जो है वो रशिया को यूज करता है। तो ये दोनों क्रीज से बाहर निकल के इस वक्त खेल रहे हैं, चाइना और रशिया भी, और भरपूर फायदा उठा रहे हैं वीक अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब की कैंपेन का मेन फोकस यही था, क्योंकि इस वक्त आपके पास उनके 4 साल मौजूद हैं। उनके बारे में समझा ये जाता है कि ही वाज एन एंटी वॉर प्रेसिडेंट। वो वॉर्स पे बिलीव नहीं करते, वो बिलीव करते हैं इकोनॉमिक सैंक्शंस पे। बार बार उस चीज़ का वो जोर देते रहे हैं कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो ईरान के पास इतने पैसे नहीं होने थे कि वो हिजबुल्ला और हमास को सपोर्ट करते, और ये जंगें शुरू नहीं होनी थी। दूसरी, वो ये बात कहते हैं कि जब फॉल ऑफ काबल हुआ तो उसको प्रेसिडेंट पुतिन ने स्टडी किया और उन्होंने उसका फायदा उठाया कि वो यूक्रेन पे चढ़ गए। तो ये सारी चीज़ों का डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी कैंपेन में बार बार इन चीज़ों का इजहार करते हैं कि ही हैज़ अ एबिलिटी टू कंट्रोल दीज लॉज। दूसरा, जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट और हमारी इस्टेब्लिशमेंट में फ़र्क है। हमारी इस्टेब्लिशमेंट को कहा जाता है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, जो कि आर्मामेंट्स बनाते हैं। आपको पता है अमेरिका की मेन इकानमी इज बिल्डिंग आर्मामेंट्स, F-16, F-35 और अदर बॉम्ब्स, मदर ऑफ बॉम्ब्स एंड एवरीथिंग। सो इस वक्त अपहिल बैटल डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए ये है कि जंगों को रोकना है तो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, और दूसरी इस तरह की जो जगह हैं उनको किस तरीके से उन्होंने ओवरकम विद दिस पॉलिसीज। उससे अगली बात जो मैं जिस टॉपिक पे जाना चाहूँगा कि इस वक्त 3800 किलोमीटर का बॉर्डर है चाइना और इंडिया का आपस में। तो उन्होंने आपस में सुलह कर ली है ब्रिक्स में जाने से पहले। आपने पिछले अरसे में स्टडी किया होगा कि वेस्ट वाज गिविंग हार्ड टाइम टू इंडिया थ्रू कैनेडा, 5 आइज कंट्रीज और दूसरे ममालिक में जो रिसेंटली वो 6 सेपरेटिस्ट को वो प्रमोट करते रहे वहाँ रजिस्टर अकॉर्डिंग टू इंडिया। 6 उन्होंने अपने डिप्लोमेट्स को वहाँ से निकाल दिया, भारत ने भी उसको निकाल दिया। तो उस वजह से अगर देखा जाए तो उस एलिमेंट ने इंडिया को फोर्स किया कि वो पुश होके दे वर टिल्टिंग टुवर्ड्स चाइना के साथ 52 मीटिंग्स करने के बाद दे केम टू द एग्रीमेंट ऑफ द बॉर्डर। अब उससे नुकसान अमेरिका को क्या होगा कि चाइना इंडिया से हट के फोकस करेगा ताइवान पर। अब उसमें पाकिस्तान किस तरह अपने आप को मजीद इम्पोर्टेंट समझेगा, बनाएगा, किस तरह नेगोशिएट करेगा, इंटीग्रिटी डिपेंड्स ऑन पाकिस्तान गवर्नमेंट। बट देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, आइदर इट्स अ क्राइसिस और अपॉर्चुनिटी। उससे अगली बात जिसको मैं आज डिस्कस आपके सामने करना चाहूँगा, जो मैं तैयारी करता रहा हूँ, वो ये थी कि पाकिस्तान एक आपके रीजन में सबसे बड़ी बात ये हुई है कि बांग्लादेश के अंदर जो रिसेंट हुआ है, और मैं खास कर जब पाकिस्तान के हवाले से चीज़ों को स्टडी करता हूँ तो आपने पहले शेख मुजीबुर रहमान साहब की मिसालें दी जाती थी, फिर उसके बाद उनके रेवोल्यूशन की मिसालें। लाहौर के अंदर जो आपने देखा है, जो एक वाक़या हुआ है, उसको बार बार स्टूडेंट्स को बांग्लादेश के साथ अटैच करने की कोशिश की जाती थी, लेकिन इट्स अ बिग इवेंट हैज़ टेकन प्लेस। उस पर इंटरनेशनल मीडिया और बांग्लादेश ने उसको बार बार डिस्कस करने की कोशिश की कि शायद अमेरिकन इसमें दे वर इन्वॉल्व इन इट और मे बी पाकिस्तान वाज इन्वॉल्व इन इट। लेकिन डॉक्टर यूनुस साहब जब गए, डॉक्टर यूनुस साहब को स्टडी किया जाए तो ही हैज़ अ क्लोज रिलेशनशिप विद अमेरिकन।
इस दफा भी जब वो वहाँ पे गए तो ही मेट विद प्रेसिडेंट बाइडन, और नॉट ओनली विद बाइडन, ही मेट विद बिल क्लिंटन एज वेल। और दूसरा, काफ़ी अर्सा डॉक्टर यूनुस साहब यूएस में रहे और उनके जो रिलेशनशिप उनके साथ ढकी चुकी बात नहीं, उसका भी इम्पैक्ट पाकिस्तान पर है, उसका भी इस रीजन के ऊपर इम्पैक्ट है। और आखिरी दो जो चीज़ें मैं कहना चाहूँगा कि दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू माई सब्जेक्ट मैटर। अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्शन जीतते हैं तो वो दुनिया की जंगें रोकने की सलाहियत रखते हैं या नहीं रखते। इस वक्त अमेरिका के अंदर भी अमेरिकन को बड़ी उम्मीदें हैं उन पर कि वो इकानमी को बेहतर करेंगे, किस तरह करेंगे, जम्मू किस तरह कंट्रोल करेंगे। और जो आखिरी क्वेश्चन ये होगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अगर इलेक्शन जीतते हैं तो पाकिस्तान के लिए क्या होगा। देखा जाए तो अमेरिका के अंदर इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब से जब क्वेश्चन किया जाता है कि हाउ कैन यू कंट्रोल द वॉर्स, तो वो हमेशा दो चीज़ों की बात करते हैं। वो कहते हैं कि मैं एक तो यूक्रेन को पैसे देना बंद करूंगा, नेटो को पैसे देना बंद करूंगा, तो उससे पुतिन साहब जो है दिस इज हाउ ही वांट्स टू डील विद देम। $295 बिलियन यूक्रेन को दिया जा चुका है और मुसलसल वो मजीद उनकी डिमांड जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ईरान के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप साहब बिलीव इस बात पे करते हैं कि वो कहते हैं कि इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाई जाएंगी दोबारा ईरान के ऊपर, तो हिजबुल्लाह और हमास की फंडिंग रुक जाएगी। और वो हमेशा ये कहते हैं कि he believes that Israel should complete their operation as soon as possible and go back। और तीसरी बात है कि वो अमेरिका की इकानमी के बारे में मुसलसल इस बात का इजहार करते हैं कि we are sitting on the gold mine। गोल्ड माइन मीनिंग कि अमेरिका के पास आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल, क्रूड ऑयल उनके अमेरिका के नीचे है। उनका एक लैंडमार्क उनका सही है कि ड्रिल बेबी ड्रिल, तो वो कहते हैं कि हम अपना ऑयल खुद निकालेंगे, ऑयल इंडिपेंडेंट होंगे, जब पेट्रोल सस्ता होगा, चीज़ें सस्ती होंगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा और उससे हमारी इकानमी बेहतर होगी। तीसरी बात वो हमेशा समझते हैं कि चाइना, ही इज़ सच अ स्टेट्समैन, कि चाइना से डील करना किस तरह करेंगे। हमेशा बार बार वो अपने जो टैक्स हैं, टैक्स प्रोडक्ट्स के ऊपर पहले बेबाजी में वो इस्तेमाल करते रहे हैं अपने टैक्स लगाना प्रोडक्ट्स के ऊपर, और इस दफ़ा वो कहते हैं चाइना को मैं हैवीली टैक्स उनकी इम्पोर्ट्स पे लगाऊंगा। दिस इज हाउ ही विल ट्विस्ट देयर आर्म्स टू डील विद दैट। और तीसरा आखिरी क्वेश्चन ये है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्शन जीतते हैं तो वो पाकिस्तान के साथ क्या होगा, पाकिस्तान के रिलेशनशिप किस तरह होंगे। उसकी मिसाल मैं ये देना चाहूँगा कि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के ऊपर सबसे ज़्यादा ड्रोन अटैक्स ओबामा दौर में हुए और पाकिस्तान को अगर देखा जाए 4 साल हमारे वज़ीर आज़म साहब बाइडन साहब की कॉल का इंतज़ार करते रहे, किसी ने कॉल नहीं की। वर्सेस अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप साहब, हालांकि हमारी पाकिस्तानी डायस्पोरा की रिपब्लिकन पार्टी और डोनाल्ड ट्रंप साहब की जीत हार के अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट वोटिंग या पैसे के लिहाज से ना होने के बराबर है, इसके बावजूद हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को, हमारे आर्मी चीफ साहब को बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोटोकॉल दिया गया। हमेशा वो कहते रहे हैं, पाकिस्तान के बारे में बोलते रहे, बल्कि इंडिया में उनके सॉइल पे जाके उन्होंने पाकिस्तान की बातें की। कश्मीर के लिहाज से उन्होंने 2 दफ़ा 3 दफ़ा नेगोशिएशन की, आर्बिट्रेशन की ऑफर की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझसे कई दफ़ा कहा गया कि इट्स नॉट अ बिग डील कि आर्बिट्रेशन की ऑफर की। मैंने कहा, जब हमेशा कहता था कि जब भी अमेरिका का सदर किसी इशू को डिस्कस करता है तो इट कम्स ऑन द फेस ऑफ द वर्ल्ड। ही रिकॉग्नाइज्ड देयर इज एन इशू, ही रिकॉग्नाइज्ड व्हाट्स इज बाइडन हियर। मैं ऑलवेज आजकल भी पूछता हूँ अमेरिकन दोस्तों से कि कैन यू टेल मी हु इज रनिंग द कंट्री राइट नाउ। बल्कि एक और सबसे बड़ी बात है, डोनाल्ड ट्रंप साहब हमेशा ये कहते हैं कि कैमला हैरिस एक पॉलिटिकल कू के साथ सामने आई है। वजह उसकी ये है कि वो किसी प्राइमरी डिबेट से, प्राइमरी प्रोसेस के बगैर सामने आई है। और दूसरा, हमेशा वो गिला करते हैं जो पैसा जो बाइडन ने इकट्ठा किया था खुद इलेक्शन लड़ने के लिए, वो पैसा भी कैमला हैरिस को दे दिया गया है, जो कि पॉलिटिकल करप्शन के ज़ुमरे में आता है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक प्राइमरी प्रोसेस के जरिए सामने आए हैं, लोगों की पॉपुलैरिटी के साथ सामने आए हैं। और आज अगर कहा जाए कि जो बाइडन साहब अपनी सेहत की वजह से इलेक्शन लड़ने की सलाहियत नहीं रखते, तो वो कंट्री चलाने की सलाहियत किस तरह रखते हैं। आपने देखा होगा कि उनके हालात हैं, स्टेज पे चढ़ जाए तो उतारने के लिए लोगों को जाना पड़ता है, कभी जहाज से गिरते थे, सीढ़ियों से, कभी कुछ। तो देखा जाए तो अमेरिका राइट नाउ इज लीडरलेस, हेल्पलेस, क्राइसिस,
اور یہ نہ صرف پہلے جس طرح کہا جاتا ہے دنیا میں امریکہ کو زکام ہو تو دنیا کو بخار ہو جاتا ہے، اور یہی ہو رہا ہے اس وقت کہ امریکہ کو زکام ہے، دنیا کو بخار ہے. تو اس کے بعد میں چاہوں گا کہ آپ مجھ سے کویشچن آنسر کوئی بھی ریلیٹڈ ہو تو وہ پوچھیں. تھینک یو.